हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? जीवन चक्र को समझा कि लाइफ साइकिल क्या होती है, और कुछ जीवों के उदाहरण से हमने लाइफ साइकिल को समझा। इसके बाद हमने पढ़ा जनन के प्रकार। इसमें हमने पढ़ा अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल्ड में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन जिसमें केवल एक ही जनक द्वारा एक नए जीव का जन्म होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि केवल एक जीव आवश्यक होता है अलैंगिक जनन में, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। अगला गुण है कि यदि कोई नया जीव एक ही जनक की कोशिका द्वारा बनता है तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, दो अलग अलग जीव होते हैं, नर और मादा, और उनमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, वो युग्मक मिलते हैं और एक नया जीव बनता है। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव से नया जीव बनेगा, तभी हम उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। अलैंगिक जनन में बनी संतति आकारिक एवं आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। आनुवंशिक और आकारिक रूप से समान होने का क्या मतलब है? आकारिक रूप यानी बाहर से दिखने में उसका रंग रूप बिल्कुल जनक यानी अपने पेरेंट्स के समान होगा, और आनुवंशिक रूप से समान होने का मतलब है कि उसका डीएनए बिल्कुल अपने जनक यानी पेरेंट्स की तरह होगा, यानी बिल्कुल अपने जनक की फोटोकॉपी होगी जो नई पीढ़ियां बनेंगी। किसके द्वारा? अलैंगिक जनन के द्वारा। अर्थात अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? पहला प्रकार है विखंडन यानी फिजन, जब कोई जीव विखंडित होकर यानी टूटकर दो भागों में या ज़्यादा भागों में टूट जाए और प्रत्येक भाग से एक नया जीव बन जाए। दूसरा है मुकुलन यानी बडिंग, यानी किसी जीव के शरीर से कोई कली या बड निकल आती है और उससे एक नया जीव पूरी तरीके से बन जाता है। अगला है बीजाणु बनना यानी स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जीवों के शरीर में बीजाणु जैसी संरचनाएं बनती हैं और उन बीजाणुओं से नए जीव का निर्माण होता है। अगला प्रकार है खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जीव का शरीर प्राकृतिक रूप से दो भागों में या ज़्यादा भागों में टूट जाएगा और प्रत्येक टूटे हुए टुकड़े या भाग से नया जीव बन जाएगा। अगला प्रकार है पुनर्जनन यानी रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, एक्सीडेंटली यानी आकस्मिक रूप से कोई जीव दो भागों में या ज़्यादा भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से बनता है नया जीव। अगला प्रकार है विशेष प्रकार के अलैंगिक जनन। कुछ और प्रकार हैं अलैंगिक जनन के, जिसमें है प्लाज्मोटॉमी, असंग जनन यानी एपोमिक्सिस, और कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये विशेषता है पौधों की, कायिक प्रवर्धन। तो अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे पहला प्रकार जो है विखंडन यानी फिजन। विस्तार से समझते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। विखंडन यानी फिजन, ऐसा जनन जिसमें जीवधारी विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। विखंडन नाम से ही पता चल रहा है, विखंडित हो जाना, यानी एक जीवधारी टूटेगा और हर टुकड़े से नया जीव बन जाएगा। ये दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। पहले पढ़ते हैं द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। जब कोई जीव दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है तब हम उसे कहते हैं द्विविखंडन। उदाहरण है इसका अमीबा। एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है अमीबा। कैसा होता है इसमें विखंडन? ये है अमीबा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसके अंदर होता है कोशिका द्रव्य। धीरे धीरे कोशिका द्रव्य विपरीत दिशा में गति करने लगता है और ये फैलने लगता है और बीच से एक खांच यानी कट बन जाता है और धीरे धीरे दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है अमीबा, और प्रत्येक टुकड़े से बन जाता है एक नया अमीबा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। दूसरा प्रकार है विखंडन का बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन। जब कोई जीव अनेक भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। द्विविखंडन में दो भागों में विभाजित हो रहा था, यहाँ पर अनेक भागों में। उदाहरण है इसका प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया का परजीवी।
मच्छर के शरीर में पाया जाता है और ये भी एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। ये रहा इसका डायग्राम जैसा कि आप देख रहे हैं और इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे केंद्रक। होता क्या है कि प्रारंभ में इसके अंदर केवल एक केंद्रक होता है, एक केंद्रकीय होता है ये। इसके बाद क्या होता है कि ये केंद्रक विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बना देता है और फिर प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ थोड़ा सा कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे प्रत्येक केंद्रक एक नया परजीवी यानी एक नए प्लाज्मोडियम में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद ये जनक के शरीर से मुक्त होकर एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। तो आपने देखा कि एक जीव विभाजन द्वारा अनेक जीवों में परिवर्तित हो गया, इसे कहते हैं बहुविखंडन। यहाँ पे आप एक नोट को ध्यान रखेंगे कि जंतु सदृश प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव आते हैं। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा में। जंतु सदृश प्रोटिस्टा यानी कि जो प्रोटिस्टा जंतु की तरह दिखते हैं या उनकी तरह लक्षण रखते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। तो अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ क्या होते हैं। अगला प्रकार है अलैंगिक जनन का, मुकुलन यानी बडिंग। कुछ प्राणियों में विशेष कोशिकाएं नियमित विभाजन द्वारा एक स्थान पर एक उभार बना लेती हैं। यह उभार, जिसे मुकुल कहते हैं, वृद्धि करके एक नए जीव में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मुकुलन। दो प्रकार का होता है, एक होता है बहिर्जात और दूसरा होता है अंतर्जात। पहले समझते हैं बहिर्जात को यानी एक्सोजीनस। शरीर के बाहर की ओर उभार यानी कि प्राणी के शरीर के बाहर की तरफ कोई उभार निकलेगा जो नया जीव बनाएगा। इसका उदाहरण है यीस्ट जो एक कोशिकीय कवक होता है और दूसरा उदाहरण है हाइड्रा जो कि जंतु जगत का जीव है। यीस्ट में देखते हैं ये एक कोशिकीय कवक है यीस्ट और इसके शरीर की बाहरी सतह पर आप देख रहे हैं एक उभार निकल आया है जो धीरे धीरे वृद्धि करके बना लेता है एक कलिका यानी कि बड, और ये कलिका विकसित हो जाती है एक नए यीस्ट में। इस प्रकार आपने देखा कि एक कलिका निकली और नया यीस्ट बन गया। हाइड्रा में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये हाइड्रा का शरीर है और इसके यहाँ आप देख रहे हैं एक नई कलिका निकल आई है जो धीरे धीरे वृद्धि करके वयस्क रूप धारण कर लेती है और मुख्य हाइड्रा के शरीर से हो जाती है अलग और बन जाता है एक नया हाइड्रा। इस प्रकार जनन होता है हाइड्रा में। दूसरा प्रकार है मुकुलन का अंतर्जात यानी एंडोजिनस मुकुलन। इसमें क्या होता है, शरीर के अंदर की ओर उभार निकलता है। जो कली बाहर की ओर निकल रही थी बहिर्जात में, अब वो निकलेगी किसी प्राणी के शरीर के अंदर की ओर। इसका उदाहरण है स्पॉन्जिला। ये एक फ्रेश वाटर स्पंज है, पोरीफेरा समूह का प्राणी है और यह भी बहुकोशिकीय जीव होता है। ये इसका वास्तविक फोटोग्राफ है जो ये आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। अगर हम इस स्पॉन्जिला की सूक्ष्मदर्शी संरचना देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। ये एक वयस्क स्पॉन्जिला है। इसके शरीर में आप बहुत सारे छिद्र देख पा रहे हैं जिनसे पानी अंदर की ओर आता है और एक मुख्य छिद्र होता है जिससे पानी बाहर की ओर जाता है। इस स्पॉन्जिला के शरीर के अंदर निर्माण होता है एक कली या उभार का जिसे हम कहते हैं जेम्यूल्स। ये है जेम्यूल्स की संरचना। इस जेम्यूल्स में केंद्र में एक कोशिकाओं का गुच्छा या समूह होता है जिन्हें हम कहते हैं आर्कियोसाइट कोशिकाएं। बाहर से जो आप ये कांटेदार संरचनाएं देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं स्पिक्यूल्स, और सतह पर जो मुख्य छिद्र आपको दिखाई दे रहा है इसकी सहायता से ये किसी आधार से चिपकता है और इन स्पिक्यूल्स का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। तो ये जेम्यूल्स बनता है इस स्पॉन्जिला के शरीर के अंदर एक उभार या कलिका के रूप में। फिर क्या होता है, ये जेम्यूल्स इसके शरीर से बाहर निकल आता है और इस माइक्रोपाइल की सहायता से किसी आधार पर चिपक जाता है। जैसा ये यहाँ चट्टान से चिपका हुआ है उसी प्रकार से ये जेम्यूल्स भी किसी आधार से चिपक जाएगा और धीरे धीरे इस प्रकार पूरे स्पॉन्जिला में विकसित हो जाएगा। तो ये है अंतर्जात मुकुलन, यानी शरीर के अंदर की ओर एक कलिका बनी, बाहर निकली और किसी आधार से चिपककर एक नया स्पॉन्जिला बना लिया। अगली विधि है अलैंगिक जनन की, बीजाणु जनन यानी स्पोर फॉर्मेशन। इसमें पहला उदाहरण है चल बीजाणु द्वारा यानी कि जू स्पोर। चल बीजाणु, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये बीजाणु गतिशील होते हैं। इन बीजाणुओं का निर्माण होता है क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय हरी शैवाल है
इसके अंदर बनते हैं बीजाणु, और ये बीजाणु गतिशील होते हैं क्योंकि इन पे पाए जाते हैं फ्लैजिला। ये जो धागे के समान संरचनाएं आप देख रहे हैं प्रत्येक बीजाणु पर, उन्हें कहते हैं फ्लैजिला। क्योंकि क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लैजिला होते हैं, इसलिए इसे बाइफ्लैजिलेट कहते हैं। ये बीजाणु क्लेमाइडोमोनास के शरीर के अंदर बनते हैं और मुक्त होकर गति करते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं और वहां बनाते हैं एक वयस्क क्लेमाइडोमोनास। दूसरा प्रकार है कोनिडिया। ये कोनिडिया एक प्रकार के बीजाणु होते हैं जो कवक द्वारा उत्पन्न होते हैं। कौन से कवक द्वारा? यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम एक बहुकोशिकीय कवक या फंगस है जिसके किनारों पर आप ये जो गोल गोल संरचनाएं देख रहे हैं, ये एक श्रृंखला में उत्पन्न होती हैं और इनको हम कहते हैं कोनिडिया। ये बीजाणु ऊपर की तरफ से मुक्त हो जाते हैं और जनक पेनिसिलियम के शरीर से मुक्त होकर एक नए पेनिसिलियम कवक का निर्माण करते हैं। अगला प्रकार है अलैंगिक जनन का खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, और इसका उदाहरण है स्पाइरोगायरा। यह एक बहुकोशिकीय फिलामेंटस यानी सूत्रीय हरी शैवाल होती है, स्पाइरोगायरा। ये इसका डायग्राम है और आप देख पा रहे हैं बहुत सारे सूत्र यानी फिलामेंट को, हरे फिलामेंट को। ये है स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इस स्पाइरोगायरा का शरीर टूट जाता है 2 या अनेक खंडों में और प्रत्येक खंड से बनता है एक नया स्पाइरोगायरा। और अलैंगिक जनन की इस विधि को कहते हैं खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। अगला प्रकार है अलैंगिक जनन का पुनर्जनन यानी रीजनरेशन, और इसका उदाहरण है प्लेनेरिया, मुक्त रहने वाले फ्लैटवर्म। जंतु जगत का प्राणी है फ्लैटवर्म यानी कि चपटा कृमि। प्लेनेरिया में क्या होता है, इसका शरीर विखंडित हो जाता है 2 या अनेक भागों में और प्रत्येक भाग से एक नया प्लेनेरिया बनता है। अब आप कहेंगे कि यही प्रक्रिया तो अभी हमने खंडन यानी कि स्पाइरोगायरा में देखी थी, तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो स्पाइरोगायरा होता है यानी कि खंडन प्रक्रिया में वो प्राकृतिक रूप से टूटता है, जबकि यहाँ पर पुनर्जनन में ये एक्सीडेंटली यानी कि आकस्मिक रूप से टूटकर एक या अनेक भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। इसे हम कहते हैं पुनर्जनन। तो खंडन प्राकृतिक रूप से होता है, जबकि पुनर्जनन में किसी बाहरी कारण के द्वारा जीव का शरीर विखंडित हो जाता है। ये दोनों में अंतर है खंडन और पुनर्जनन में, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ विशेष प्रकार के अलैंगिक जनन, और इसमें पहला प्रकार है प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें बहुकेंद्रकीय प्रोटोजोआ कोशिका बिना समसूत्री विभाजन के 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रोटोजोआ कोशिका विभाजित होती है लेकिन बिना समसूत्री विभाजन के। आपने इससे पहले अमीबा का उदाहरण देखा था, उसमें भी कोशिका विभाजित होकर संतति कोशिकाएं बनाती हैं, लेकिन वहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर समसूत्री विभाजन नहीं होता, बस ये फ़र्क है। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये एक बहुकेंद्रकीय प्रोटोजोआ कोशिका है। इसमें केंद्रक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर 8 केंद्रक हैं। अब इसमें विभाजन होगा, लेकिन इसमें केंद्रक विभाजित नहीं होंगे, केवल कोशिका द्रव्य विभाजित होगा, जबकि समसूत्री विभाजन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों विभाजित होते हैं। तो क्या हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ और 2 कोशिकाएं बन गई। अब कुछ केंद्रक एक कोशिका में चले गए और कुछ केंद्रक दूसरी कोशिका में चले गए बिना विभाजन के। 4 इसमें चले गए और 4 इसमें। जरूरी नहीं है कि हर बार बराबर संख्या में केंद्रकों का बंटवारा हो सकता है इसमें 3 जाते, इसमें 5, या इसमें 2 और इसमें 6। तो इस प्रकार कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है और दोनों कोशिकाओं में कुछ संख्या में केंद्रक चले जाते हैं। उसके बाद प्रत्येक कोशिका अपने केंद्रकों की संख्या बढ़ाती है और उसे कर लेती है पितृ कोशिका के बराबर। यानी यहाँ पर 8 केंद्रक थे, तो ये भी केंद्रक बढ़ाकर 8 कर लेगी और ये भी 8 कर लेगी। इस प्रकार से जो नई संतति कोशिका बन जाएगी उसमें केंद्रकों की संख्या हो जाएगी पितृ कोशिका के बराबर। तो इस विभाजन में क्या हुआ, पहले विभाजन हुआ कोशिका द्रव्य का, फिर उसके बाद केंद्रक विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि हुई और बन गई नई संतति कोशिकाएं जिनमें केंद्रकों की संख्या पितृ कोशिका के बराबर थी। इस प्रकार पहले कोशिका द्रव्य विभाजन और उसके बाद केंद्रक का विभाजन कहलाता है प्लाज्मोटॉमी। तो अब तक के लेक्चर में हमने समझा
प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल और जंतुओं में अलैंगिक जनन के प्रकार। और अगले लेक्चर में हम समझेंगे पादपों में अलैंगिक जनन के प्रकार। आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।